स्टूडेंट, आई एम ललित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी ललित। आज हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केमिस्ट्री का पूरा बेस इसी से चालू होता है। तो हम लोग चालू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधे अपने चैप्टर से। तो हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, उस पर हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो जैसा कि लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया हमारी जब दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो पदार्थ, मैंने बताया था पदार्थ, कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा है, सबसे पहला चैप्टर आपका यही था पदार्थ। तो वही पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देख लेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल यानी पानी बनाते हैं। हाइड्रोजन जो कि गैस है, ऑक्सीजन ये भी गैस है, ये दोनों मिलकर जल जो कि हमारा द्रव है उसका निर्माण करते हैं। अगर इसको हम लोग रासायनिक भाषा में लिखे तो हमारा क्या होगा, H+O2 बराबर H2O, यानी हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं। इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो हमारा हो जाएगा H2O। ये होता है हमारी रासायनिक अभिक्रिया। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में हमारा क्या क्या शामिल होता है। तो देखते हैं हमारा रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या शामिल होता है। तो सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन। पहली बात तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे? देखो इसी उदाहरण को ले लेते हैं। ये हमारी हाइड्रोजन गैस थी और ये हमारी ऑक्सीजन ये भी गैस थी। इन दोनों को जब मिलाया गया तो हमारा क्या बना, जल, जो कि हमारा एक क्या है, द्रव। तो अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? सेम हुआ, क्योंकि गैस हमको दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन जबकि जल को हम द्रव को देख सकते हैं। तो ये उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। इसी तरह उसके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है, उसके तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है, और उसमें क्या होता है, गैस का उत्सर्जन होता है, मीन्स उसमें से थोड़ी मात्रा में क्या गैस निकलती है। तो ये हमारा होता है एक रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होने वाला प्रोसेस। तो इतना हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, उदाहरण इसका देखा, और हमने देखा रासायनिक क्रिया में हमारा क्या क्या शामिल होता है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है हमारा अभिकारक और उत्पाद। अब बात करें हमारा अभिकारक क्या है, हमारा उत्पाद क्या है। देखो अभिकारक वो होता है जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, मीन्स रासायनिक प्रक्रिया में शामिल होते हैं, वो हमारे होते हैं अभिकारक। और उन दो अभिकारकों को जब मिला देते हैं और जिनसे हमारा जो नया पदार्थ बनता है, जिसका उत्पादन होता है, वो हमारा क्या होता है, उत्पाद। ये होता है हमारा उत्पाद। उदाहरण के लिए हमने आपको अभी बताया था क्या, अगर हम कहें H+O2, इसकी रासायनिक समीकरण हुआ तो हमारा क्या बना, H2O। तो कहने का मतलब H और O2 ये हमारे क्या थे, अभिकारक थे, क्योंकि ये अभिक्रिया में शामिल हुए हैं ना। ये हमारे अभिकारक थे क्योंकि भाई रासायनिक अभिक्रिया में शामिल हुए, और इन दोनों को मिलाने के बाद हमारा एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, द्रव्य का निर्माण हुआ। उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उत्पाद। हुआ ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर हमारा जल का निर्माण हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं उत्पाद। तो अभिकारक ये होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उत्पाद वो होते हैं जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, वो हमारे उत्पाद होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रासायनिक समीकरण, या हमारा रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो लिखा है रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। कहने का मतलब जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, जैसे हमारी ये अभिक्रिया है, इसको एक हम रासायनिक समीकरण से निरूपित करते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण। दूसरी नीचे लाइन है, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों मतलब ये तथा उत्पादों के पदार्थों में प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक बात आ गई है, हमारे प्रतीक होते क्या हैं। ये जो हमारे प्रतीक होते हैं, प्रतीक क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा कि लोहा का प्रतीक क्या होता है, लोहा का प्रतीक होता है हमारा Fe। उसके बाद मैंने कह दिया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है हमारा H, जो कि अभी आप लोगों ने पढ़ा है। इसी प्रकार जो प्रतीक होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रतीक, जो रासायनिक प्रतीक होते हैं, क्योंकि हम लोग रसायन विज्ञान में कोई अभिक्रिया करते हैं उसमें प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं।
ओके, इतना क्लियर हो गया ना। अब बात करते हैं प्रतीकों के साथ उनकी अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अवस्था का मतलब, अब क्लास 9th का पहला चैप्टर आप लोग याद करो, उसमें था ठोस तथा उसकी पदार्थ तथा उसकी अवस्थाएं। तो पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होता है? पदार्थ 3 अवस्थाओं में होता है। कौन सा? ठोस, द्रव और गैस। और ये होता है हमारा अलग से इस चैप्टर में जुड़ गया है, जिसका प्रयोग कहीं कहीं होगा, लेकिन इन 3 का प्रयोग ज़्यादा होता है। ठोस मतलब सॉलिड, इसको हम लोग काहे से लिखते हैं? एस से लिखते हैं। द्रव मतलब लिक्विड, इसको एल से लिखते हैं। गैस मतलब गैस, इसको जी से लिखते हैं। ये हमारी तीनों अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, तो इससे भी दर्शाया जाता है। अगर हम रासायनिक समीकरण बनाएंगे तो सबसे पहली तो बात, उसमें प्रतीक लिखेंगे पदार्थों की। उसके बाद जब रासायनिक समीकरण हमारा बन जाएगा तो उसकी अवस्थाओं को भी हम लोग लिखेंगे कि ठोस है, द्रव है कि गैस है। तो इतना क्लियर हो गया ना। अब हम लोग बात करते हैं अपने एक उदाहरण को लेकर, जो कि आपकी क्रियाकलाप 1.3 NCERT से लिया गया है। तो मैग्नीशियम का वायु ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। तो दहन का मतलब होता है हमारा जलना। और एक चीज़ तो हम लोग कक्षा 4-5 से पढ़ते चले आए हैं कि जलने में कौन सी गैस सहायक होती है? तो जलने में ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। अब आप अपने NCERT बुक में देखो तो वहाँ पर वायु लिखा है, ऑक्सीजन नहीं लिखा। तो लेकिन हम समझ गए कि जलने में हमारी ऑक्सीजन गैस सहायक होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन लिख दिया। ये चीज़ आपको अपने मन से समझना पड़ेगा, कहीं कहीं वायु दिया होगा, ऑक्सीजन नहीं दिया होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिया। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का सबसे पहले प्रतीक क्या होता है? मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg। उसके बाद हमारा क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? O2। उसके बाद ये, अब देखो, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आ जाते हैं तो उनके बीच में, जब हम लोग रासायनिक क्रिया करते हैं तो उनके बीच में हम लोग प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, इसको धनात्मक चिन्ह भी बोलते हैं। अब इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद रासायनिक समीकरण में ये चिन्ह जो होता है हमारा, ये क्रिया का चिन्ह होता है। क्रिया करके क्या बनाएगा? क्रिया करके ये बनाता है MgO। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अगर हम लोग दहन कर दें, जला दें, तो हमारा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतना क्लियर हो गया ना। ये होता है हमारा रासायनिक समीकरण। अब हम लोग बात करेंगे हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक, अब हम चेक करते हैं कैसे हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। तो देखते हैं हम लोग कि जो हमने रासायनिक समीकरण बना लिया उसको हम लोग संतुलित कैसे करेंगे। तो संतुलित करने के लिए हमको एक सारणी की आवश्यकता होती है। हम लोग यहाँ पर एक सारणी बना रहे हैं। एक सारणी की आवश्यकता होती है। पहली सारणी में हम लोग लिखेंगे तत्व, दूसरी सारणी में हम लोग लिखेंगे अभिकारक, जो कि हमने अभी बताया है। अभिकारक क्या होते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होते हैं। और हमारा इधर क्या हो जाएगा? उत्पाद में जो उससे रासायनिक अभिक्रिया से उत्पाद निकलता है वो हमारा हो जाता है उत्पाद। ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई ना, तत्व, अभिकारक और उत्पाद। अब जैसे हम आपकी किताब का एक लेते हैं समीकरण Fe प्लस H2O, ये समीकरण रासायनिक क्रिया करके बना Fe3O4 और क्या बना हमारा? H2। ये इतनी चीज़ हमारी बनी। कहने का मतलब ये जो Fe है ये किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है हमारा लोहा का। लोहा और जल को अगर मिलाया जाएगा तो हमारा क्या बनेगा? Fe3O4 प्लस H2। ये इतना क्लियर हो गया ना। अब देखोगे हम इसको संतुलित कैसे करेंगे। देखो, संतुलित करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ तत्व देखेंगे। हमारा पहला तत्व क्या है? अभिकारक की बात करेंगे। अभिकारक में हमारा पहला तत्व, देखो भाई, अभिकारक हमारे ये हुए कि नहीं हुए? एक यही दो तो रासायनिक अभिक्रिया में शामिल हैं, तो ये तो हमारे अभिकारक हुए। अब अभिकारक में हमारा क्या पहला तत्व है? Fe मीन्स लोहा, ये शामिल है ना। अभिकारक जो तत्व है हमारा Fe, अभिकारकों में उसकी संख्या कितनी है? तो Fe अकेला है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 1। और उत्पाद में इसकी संख्या कितनी हो गई? Fe3, तो उत्पाद हो गए 3। इतना समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पर भाई Fe अकेला था तो मैंने एक संख्या केवल लिखना है, एक संख्या हो गई। यहाँ पर Fe3 था तो हमने उत्पादों की संख्या लिख दी 3। अब बात करेंगे अगले तत्व की। अगला तत्व हमारा क्या है? H, जो कि H जो कि हाइड्रोजन है। ये यहाँ पर कितना? H2 है। यहाँ पर अभिकारकों में इसकी संख्या, यहाँ पर इसकी संख्या कितनी? यहाँ पर भी इसकी संख्या 2 है। ये सेम बराबर। तीसरा हमारा क्या बच्चा? O मीन्स ऑक्सीजन।
तो ओ हमारा क्या है, यहाँ कितना है, ओ हमारा अभिकारक में अकेला है। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर है हमारे 4। हमने लिख लिया ना, इतना समझ में आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको वीडियो को कंसंट्रेट होकर देखना है बस। गारंटी मेरी कि आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख जाओगे। बस आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहना है। और चैनल अगर अच्छी लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हमको इसको संतुलित करना है, तो संतुलित करते कैसे करते हैं, देखो एक हम आपको थोड़ी सी एक स्टोरी बता रहे हैं, गांव की स्टोरी। अगर आप उसको सीख जाएंगे तो सीख जाएंगे। जैसे मैं कह दूं कि ये 2 तराजू हमारे पास हैं, ये कोई 2 तराजू हमारे पास हैं। मैं कह दूं इधर 5 किलो रखा है और इधर रखा है 10 किलो, तो क्या बराबर है, नहीं है। हमको कहना है, मैं इसको कह रहा हूँ आपको बराबर कर दूँ, तो आप क्या करोगे, इसमें से इतना निकालोगे कि इतना इधर रख दोगे कि दोनों बराबर हो जाए, यही तो करोगे ना। तो वही काम यहाँ करना। लोहा, इसमें अभिकारकों की संख्या कितनी है, 1, लेकिन उत्पाद कितने हैं, 3। तो हम अभिकारक में कितना बढ़ा दें लोहा के अभिकारक में कि हमारे उत्पाद के बराबर हो जाए, तो 3 बढ़ाएंगे ना। तो इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमको यहाँ पर लगाना पड़ता है ब्रैकेट। हम सब में ब्रैकेट लगा लेंगे, पहला काम, क्योंकि भाई संतुलित कर रहे हैं तो सब में हमने ब्रैकेट लगा लिया। अब देखेंगे इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे कैसे। देखो हमारे तत्व F हमने 3 से गुणा किया, तभी तो 3 उत्पादों के बराबर जाएगा। तो हम इसके सामने कितना लिख देंगे, 3। और जितना भी लिखेंगे वो सब हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई में। और F तो हमारा हो गया A प्लस, तो प्लस। अब बात करते हैं H की, तो H2 यहाँ, H2 यहाँ, H2 तो बराबर है, तो यहाँ पर H2 हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। अब बात करेंगे O की, तो O हमारा यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ पर कितना है, 4। तो O में हम किससे गुणा करेंगे, 4 से करेंगे, तभी तो 4 आएगा। 4 एक कम 4, तो O के स्थान पर हम लोग कितना लिख देंगे, 4। यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा 4O। अब देखो इस तरह मैंने लिख दिया, क्या सही है, नहीं जी, ये पूरा हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम इसके बीच में कोई थोड़ी नहीं लिख सकते हैं। हमको जो लिखना है ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4 हम लिख देंगे यहाँ पर, और H हमारा आ जाएगा H2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा O, क्योंकि अब इसको गुणा करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, इसको तो 4O आ जाएगा। और प्लस हमारा कितना बचा, कुछ नहीं बचा। ये हमारा हो गया एक, ये रासायनिक हमने समीकरण को थोड़ा सा संतुलित किया है। अभी हमको और संतुलित करना है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो नीचे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं अपने, क्या करेंगे, अब इसको हम एक बार फिर से लिखेंगे। इसको लिख लेते हैं 3Fe प्लस का 4H2O, और हमारा समीकरण होके बन गया, क्या बन गया, Fe3O4 प्लस का H2। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली बात, क्या समझने वाली बात, ये जो हमारा 4 है, अगर इसका हम H यानी हाइड्रोजन से भी गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर अभिकारक में तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 8। लेकिन हमको उसमें भी तो 8 करना है, तो क्या करें, कितने से गुणा, 4 से गुणा। कहने का मतलब उत्पाद में हम लोग कितने से गुणा करेंगे, 4 से, तभी तो हमारे अभिकारक में 8 हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा H कहाँ है, H हमारा यहाँ है, और यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे, 4 से। तो हमारा एक रासायनिक, हमारा अगला समीकरण क्या बन जाएगा, 3Fe प्लस 4H2O। अब ब्रैकेट खोलते चले जाएंगे, फिर हमारा बच्चा Fe3O4 और प्लस हमारा क्या बच्चा 4H। कि उनके हम लोग क्या लिखते हैं, अवस्थाओं को भी लिखते हैं। तो अवस्थाओं को कैसे लिखेंगे, देखो भाई 3Fe यानी Fe का मतलब लोहा, और लोहा हमारा कैसा, तो सॉलिड, सॉलिड का मतलब तगड़ा, तो हम लोग ठोस, तो इसको क्या लिखेंगे, S से लिखेंगे। फिर प्लस, तो प्लस। अब लिखेंगे 4H2O, 4H2O ये हमारा हो गया जल, और जल हमारा कैसा होता है, लिक्विड, तो इसको क्या लिखेंगे, L से। फिर हमने किया समीकरण, यानी कि चिन्ह लगा दिया। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा FeSO4, FeSO। देखो यहाँ पर हमने तत्वों को लिख लिया ना, अवस्थाओं को लिख लिया। भाई लोहा हमारा सॉलिड था तो मैंने H लिख लिया, और ये हमारा लिक्विड था तो मैंने L लिख लिया। बाकी बचा हमारा क्या, 4H2, या गैस था तो इसको अपन लोगों ने G से लिख लिया। ये इतनी प्रोसेस होती है। देखो इस विधि को हम लोग कहते हैं, समीकरण संतुलन की इस विधि को हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। इसको हम लोग कहते हैं हीट एंड
ट्रायल विधि। समीकरण की इस विधि को कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। देखो, जो आपको इम्पॉर्टेंट है कि वो आप नोट करते जाएं, बाकी आपको समझना है, अच्छे से उसको अपने अंदर उतारना है। गारंटी मेरी कि आप समीकरण को संतुलित करना सीख जाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।